अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हमने ये सोचा था कि हम जो रिमेनिंग हमारे चैप्टर्स हैं उनके फार्मूलाथॉन को करेंगे। फार्मूलाथॉन बेसिकली एक तरह की रिवीजन है फार्मूलाज की, ग्राफ्स की। जो चीज़ हमने पढ़ी होती है हम उसको वन गो में रिवाइज करते हैं। प्रीवियसली आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिवाइज किया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स इनको रिवाइज करेंगे। एज सच इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक ज़्यादा थे, इस वजह से वहाँ पर फार्मूला ज़्यादा। अदरवाइज इतने ज़्यादा हमारे पास फार्मूलाज नहीं हैं। तो लास्ट टाइम की तरह मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के पास आपकी नोटबुक्स ओपन हो, ताकि जिस फार्मूला को हम डिस्कस कर रहे हों उसको आप खुद भी लिखें, चाहे देख के लिखें चाहे ज़ुबानी लिखें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि आपको कितने फार्मूलाज याद हैं, और अगर नहीं भी याद तो लिखने से आपको याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, तभी इस फार्मूलाथॉन का जो असल पर्पज़ है वो पूरा होगा। तो रेडी हैं? स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था, आपको कोर्स वाइज याद है, हमने डायोड की बात की थी। और डायोड के अंदर हम लोग बात करते हैं बाइसिंग की। अब बाइसिंग की जब डिस्कस की जाती है तो बाइसिंग की टाइप्स आप जानते हो, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, जिसमें करंट अलॉन्ग वाई होता है और पोटेंशियल अलॉन्ग एक्स होता है, और हम इस ग्राफ को कहते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। तो करेक्टरिस्टिक कर्व हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, और इसमें करंट हमारे पास अलॉन्ग y और पोटेंशियल अलॉन्ग x होता है। करंट अलॉन्ग y, पोटेंशियल अलॉन्ग x। अब इसके दो हाफ होंगे ग्राफ के, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। जो पॉजिटिव हाफ होगा उसमें हमारे पास बाइसिंग फॉरवर्ड, और जो नेगेटिव हाफ होगा जहां करंट और पोटेंशियल दोनों नेगेटिव होंगे वहां पर बाइसिंग हमारे पास रिवर्स होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग को मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊं तो फॉरवर्ड बाइसिंग ये थी कि अगर डायोड का जो पी टाइप है वो आपके पास हाई पोटेंशियल पर हो। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हमने नहीं की थी, हमने कहा था पॉजिटिव पी टाइप हाई पोटेंशियल पे, और जो एन टाइप है वो लो पोटेंशियल पे हो, तो ये बाइसिंग फॉरवर्ड है। और रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर जो डायोड है उसका पी टाइप हमारे पास अटैच हो लो पोटेंशियल के ऊपर और एन टाइप अटैच हो हाई पोटेंशियल के ऊपर, तो दैट इज रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? इसका ग्राफ स्टार्ट होता है पोटेंशियल बैरियर से। इसका मतलब यह है कि जब तक आपका पोटेंशियल बैरियर से ग्रेटर नहीं होता, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। और उसके बाद ग्राफ क्या होगा? कर्व, क्योंकि नॉन ओमिक है तो ग्राफ की शेप कर्व होगी। और ये ग्राफ क्या शो करेगा? ये ग्राफ शो करेगा कि हमारी जो स्लोप है, जो इस केस में कंडक्टेंस के इक्वल है, वो विद टाइम क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर रहा होगा। रिवर्स बाइसिंग के अंदर ग्राफ स्टार्ट जीरो से होता है, क्योंकि शुरू में जब बाइसिंग रिवर्स करते हैं तो शुरू में चंद एक मिनॉरिटी चार कैरियर्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, और इन मिनॉरिटी चार कैरियर्स की वजह से जो करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? दैट करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो ये जो शुरू में माइक्रो एम्पेयर में करंट प्रोड्यूस हुआ मिनॉरिटी चार कैरियर्स की वजह से, इस करंट को लीकेज करंट का नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू, इसका ऑर्डर माइक्रो एम्पेयर में होता है। इसके बाद पोटेंशियल बैरियर वाइड हो जाता है, फर्दर करंट प्रोड्यूस नहीं होता। हम क्या कर रहे होते हैं? हम रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर तो क्रॉस हो गया, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमारा करंट इनफाइनाइट हो जाता है। और करंट इनफाइनाइट होने का मतलब होगा कि रेजिस्टेंस जीरो, आपका सर्किट जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, डायोड बंद कर जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब हमारी कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी और डायोड बर्न हो जाएगा। और इस वोल्टेज को हम नाम क्या देते हैं? इस वोल्टेज को हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज का। तो ये बच्चे आपके पास करेक्टरिस्टिक कर्व है। अब इन ग्राफ को अगर सेपरेटली हम ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, तो दो तरह से हमसे पूछा जाता है
कि हम जब आइडियली इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो फिर कैसा होगा, और अगर हम प्रैक्टिकली इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो तब ये ग्राफ हमारे पास कैसा होगा। आइडियली इस ग्राफ को अगर ड्रॉ किया जाए तो हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि ग्राफ स्टार्ट जीरो से होगा। ग्राफ तब भी स्टार्ट कहाँ से होगा, वो पोटेंशियल बैरियर से ही स्टार्ट होगा। तो पोटेंशियल बैरियर से ग्राफ स्टार्ट होगा, उससे पहले जीरो, और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रियल केस में भी हम यही कहेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसा ही है। तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चाहे हमारे पास बाइसिंग जो केस है फॉरवर्ड का वो रियल है या आइडियल है, दोनों केसेस में हमारा डायोड ओवरऑल क्या करेगा, कंडक्ट हम कहेंगे करता है। और ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, पोटेंशियल बैरियर से होगा, एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम रिवर्स के केस में इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे फॉर आइडियल केस एंड फॉर रियल केस, तो उसमें हमारे पास ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हम आइडियली ये कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रियल केस में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत करंट हमारे पास शुरू में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम उसको ओवरऑल क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आइडियल केस के अंदर जब ग्राफ ड्रॉ होगा रिवर्स बाइसिंग का, तो याद रखिएगा ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, जो रिप्रेजेंट ये करेगा कि हमारे पास एज सच कोई भी करंट रिवर्स बाइसिंग में प्रोड्यूस नहीं होता, मींस डायोड कंडक्ट नहीं करता। लेकिन रियल केस में जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो फिर जैसे मैंने पहले ग्राफ ड्रॉ किया कि शुरू में हमारे पास लीकेज करंट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वाइड हो जाएगा, फर्दर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, हमारा करंट इनफाइनाइट और डायोड बर्न कर जाएगा। तो ये बचे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं, ग्राफ है और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं रेक्टिफिकेशन पे। अब रेक्टिफिकेशन में भी ऐसा कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, चंद एक वैल्यूज हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा मैं यहाँ पर सर्किट्स को डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन के हवाले से। रेक्टिफिकेशन को जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की रेक्टिफिकेशन है, एक हमारे पास हाफ वेव है और एक फुल वेव है। हाफ वेव में एक डायोड यूज होता है और फुल वेव में दो डायोड्स यूज होते हैं या फिर चार डायोड्स यूज होते हैं, डिपेंड करेगा हमारे सर्किट के ऊपर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो सिंगल डायोड होता है, सिंगल डायोड, वो बिहेव करेगा एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, और सर्किट क्या होगा, डायोड के साथ एक इनपुट एसी और इसके अलावा आउटपुट के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस अटैच होगी, इसके क्रॉस हमारे पास आउटपुट होता है। इनपुट जो आप प्रोवाइड करोगे उसका एक हाफ पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नहीं कहना, या पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, कोई एक हाफ कंडक्ट होगा, दूसरा हाफ कंडक्ट नहीं होगा। तो डिपेंड करेगा हमारे सर्किट के ऊपर। इस केस में जो डायग्राम बनी हुई है, पॉजिटिव हाफ कंडक्ट होगा और नेगेटिव हाफ कंडक्ट नहीं होगा। फुल वेव की अगर हम बात करें तो फुल वेव के अंदर हमारे पास दो सर्किट्स हैं, एक हमारे पास ब्रिज सर्किट था और दूसरा हमारे पास जो सर्किट था वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का था। जो ब्रिज सर्किट है उसमें ओवरऑल आपके पास चार डायोड्स अरेंज होते हैं, और इनका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपकी मर्जी के अरेंजमेंट नहीं होती। जिस ऑर्डर के अंदर ऊपर वाले दो डायोड्स अटैच होंगे उसी ऑर्डर में आपके पास लोअर दो डायोड अटैच होंगे। तो चार डायोड्स एक क्लोज मैश में अटैच होते हैं, ये D1 D2, इसको D3, इसको D4, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर जो इसके ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं ये दो, ये आपके पास इनपुट के साथ अटैच होंगे जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और जो दूसरे दो टर्मिनल्स हमारे पास वो अटैच होंगे लोड रेजिस्टेंस के साथ, जिसके क्रॉस आपने आउटपुट को डिटेक्ट करना होगा। ये ब्रिज सर्किट है, इसमें चार डायोड्स यूज होते हैं और एक टाइम पर दो डायोड्स कंडक्ट हो रहे होते हैं। इस केस में आपका पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, दोनों हाफ आपके पास कन्वर्ट होते हैं। जो हाफ वेव है और फुल वेव, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हम हाफ वेव में कहते हैं कि हमारी आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, लेकिन फुल वेव के अंदर आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी वो इनपुट के मुकाबले में डबल होती है, क्योंकि दो रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है फुल वेव की, वो सेंटर टेप की है, और सेंटर टेप में
आपको पता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो भी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज होता है, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हम एक टाइम पे ऊपर दो डायोड्स को यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास डायोड्स की जो ओवरऑल कनेक्शन होगा वो ये, एक ऊपर डायोड अटैच है और उसी पैटर्न में नीचे वाला डायोड अटैच है, और बीच में हमारे पास यहां से सेंटर टेप होगा ये ट्रांसफार्मर, और यहां पर रेजिस्टेंस अटैच होती है। तो इस केस में दो डायोड होंगे और एक टाइम पर एक डायोड कंडक्ट कर रहा होता है, दूसरा डायोड कंडक्ट नहीं करता। इसी सर्किट को यूं भी बनाया जाता है कि हमारे पास जो रेजिस्टर है, बजाय यहां ड्रॉ करने के, मैं बता देता हूं आपको उसको कहां ड्रॉ करते हैं। तो दोनों में से कोई भी सर्किट बनाओ तो दोनों आपके पास करेक्ट होंगे, और दोनों को हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो ये आपके पास दो डायोड्स हो गए, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं, और यहां पर हमारे पास अटैच होती है रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस होगी R, और ये हमारे पास कनेक्शन होगा। तो इस केस में यहां लोड रेजिस्टेंस है, उस केस में वहां, लेकिन दोनों बिहेव करेंगे एज अ फुल वेव। तो ये अगर आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों होंगे। इस केस में भी ऐसा ही होगा, अगर ये इनपुट देंगे तो आउटपुट पे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों हमारे पास कंडक्ट हो रहे होंगे। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है फुल वेव के अंदर, उसमें एट अ टाइम दो डायोड कंडक्ट होते हैं, और सेंटर टेप के अंदर एट अ टाइम एक डायोड कंडक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। कुछ वेरिएबल्स जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किए थे उनको यहां डिस्कस करते हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास किसकी ज्यादा होती है, फुल वेव की या हाफ वेव की। एफिशिएंसी हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द हाफ वेव, और कितनी, अप्रोक्सीमेटली ये डबल होती है। और ये वैल्यूज भी मैंने आपको बताई थी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 40.6% होती है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी 81.2% होती है। दूसरा फैक्टर जो डिस्कस किया था वो मैंने रिपल फैक्टर का किया था। रिपल फैक्टर होता है कि हमारे आउटपुट के अंदर एसी कंपोनेंट कितना है, मतलब किस हद तक एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ, और अभी भी कुछ ना कुछ अगर एसी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिपल फैक्टर है। तो परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर किसका ज्यादा होता है, हम जानते हैं कि हाफ वेव के अंदर एक हाफ कन्वर्ट होता है, दूसरा हाफ कन्वर्ट नहीं होता। तो हाफ वेव के अंदर जो रिपल फैक्टर होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर। और इसकी भी मैंने वैल्यूज आपको बताई थी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी वैल्यू 1.21 थी, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी वैल्यू 0.48। तो डबल से भी ज्यादा हमारे पास रिपल फैक्टर होता है। तीसरी चीज जो यहां पर हमने डिस्कस की थी लेक्चर में वो था पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। अब ये भी तमाम प्रोविंसेस में मेंशन नहीं है, गालिबन एक प्रोविंस के अंदर इसका थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है, अदरवाइज पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको PIV कहते हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट अ डायोड कैन विथस्टैंड इन रिवर्स बायसिंग बिफोर ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात की थी कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है डायोड रिवर्स बायसिंग में, और उसके बाद वो बर्न हो जाए, उस मैक्सिमम वोल्टेज को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और जो पीक इनवर्स वोल्टेज वो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसकी भी जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज आपकी मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होता है, और जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज उस मैक्सिमम वैल्यू के डबल के इक्वल होता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रेलेवेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, एक ऐसी डिवाइस जो बेसिकली रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या चीज होती है, एम्प्लीफिकेशन होती है। हम ओवरऑल पोटेंशियल को एम्प्लीफाई करते हैं। अब ट्रांजिस्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, पार्ट्स की बात हम करते हैं, वो सब चीजें आपको पता है। मैं सिर्फ यहां पर सिंबल्स को मेंशन करता हूं कि ट्रांजिस्टर, और हम पढ़ते हैं बाइपोलर।
एनपीएन और पीएनपी। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है अगर उसकी हम बात करें तो एनपीएन के अंदर हमारे पास जो एरो होता है वो आउटवर्ड होता है और ये एरो बेसिकली हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो पी से एन की तरफ होगी। तो अगर मैं दो ये सिंबल्स ड्रॉ करता हूं और आपको एग्जामिनर कहता है कि इनको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा पी एन पी है और कौन सा एन पी एन, तो एन पी एन के अंदर एरो आपके पास आउटवर्ड होगा और पी एन पी के अंदर एरो इनवर्ड होगा। मीन्स अगर एरो आउटवर्ड है तो ये आपका एन पी एन है और अगर एरो इनवर्ड है तो ये आपके पास पी एन पी ट्रांजिस्टर। और जो एरो जहां पर होता है वो आपका एमीटर होता है, जहां एरो होगा वो आपके पास एमीटर होगा, ये कलेक्टर और सेंटर पार्ट बेस। तो यहां पर भी एमीटर, कलेक्टर और ये क्या है, ये आपके पास बेस है। ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास जो करंट है जब उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि करंट ट्रांसफर होता है फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, तो वो करंट की वैल्यू क्या है, उस करंट की वैल्यू होती है एमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। बेस का डॉपिंग लेवल कम होता है जिसकी वजह से जो बेस करंट है वो कम होता है, कलेक्टर करंट ज्यादा। और यहां पर वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि जो आपका जो बेस करंट है वो ओवरऑल करंट के 10% होता है और 90% करंट आपका कलेक्टर में ट्रांसफर होता है। और यही पर्पज होता है कि आप मैक्सिमम करंट कलेक्टर में शिफ्ट करें। तो करंट की ओवरऑल अगर आप देखते हैं ऑर्डर, तो एमीटर करंट ग्रेटर देन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर करंट ग्रेटर देन बेस करंट। फिर यहां दो फैक्टर्स हैं, एक बीटा फैक्टर कहलाता है और एक अल्फा फैक्टर कहलाता है। बीटा फैक्टर और अल्फा फैक्टर। बीटा फैक्टर और अल्फा फैक्टर ये बेसिकली करंट का कंपैरिजन हम लेते हैं। बीटा फैक्टर हमारे पास 1 से ग्रेटर होता है और अल्फा फैक्टर 1 से लेसर। क्यों? बिकॉज बीटा फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, और आपको पता है बेस करंट कम है, कलेक्टर ज्यादा, तो ये इस वजह से 1 से ग्रेटर होगा। और जो अल्फा फैक्टर है दैट इज द रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट। अब इसमें एमीटर करंट ज्यादा है तो वैल्यू 1 से क्या आएगी, वो लेसर आएगी। फिर हमने दो रिलेशंस भी ड्राइव किए थे। बीटा का जो रिलेशन हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फा ड्राइव किया था और उसी तरह मैंने आपको कहा था कि आप अल्फा का जो रिलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ बीटा ड्राइव कर सकते हो। वो रिलेशन आपको याद होगा कि बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, बीटा इक्वल होता है अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। मीन्स एग्जामिनर अगर आपको वैल्यू देता है अल्फा की तो आप बीटा फाइंड कर सकते हो और बीटा अगर दे तो आप अल्फा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और एक ऑर्डर यहां मैंने बताया था बीटा अल्फा का, वो ये कि बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज लेसर देन 1। तो ये आप लोगों ने इनका याद रखना है आपस में रिलेशन। फिर दो वैल्यूज मैंने बताई थी इसके अंदर अल्फा और बीटा की, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। उसको भी यहां पर मैं रिवाइज करवा दूं एमसीक्यूज के लिए कि अगर आपके पास जर्मेनियम यूज होगा और सिलिकॉन यूज होगा तो दोनों के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू डिफरेंट होती है। जो हमारे पास जर्मेनियम है इसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.99 होती है और सिलिकॉन के लिए अल्फा की वैल्यू 0.995, स्लाइटली ग्रेटर है। बीटा की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 100 होती है और आपके पास सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 200 होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में से किसकी बीटा की वैल्यू ग्रेटर है और किसकी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने दो ग्राफ डिस्कस किए थे जिसको हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक का नाम देते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। जैसे डायोड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है, इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप ट्रांजिस्टर के मोड्स को जानते हो, एक्टिव मोड, ठीक है, एक्टिव मोड के अलावा जिसको एक्टिव के अलावा नॉर्मल मोड कहा जाता है, इसके अलावा कट ऑफ मोड होता है, सैचुरेटेड होता है। तो उसमें हम जो मेनली डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक्टिव मोड को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एक्टिव मोड के अंदर हमारे पास जो इनपुट है जो अक्रॉस बेस और एमीटर वो फॉरवर्ड बाइस होता है और जो आउटपुट है अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर वो रिवर्स बाइस होता है। तो उसके मुताबिक हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो एग्जैक्टली हमने डायोड में ड्रॉ किया था। क्योंकि ट्रांजिस्टर भी तो बेसिकली आपका पीएन जंक्शन है ना, लेकिन दो जंक्शन होते हैं। अगर एनपीएन है तब भी दो जंक्शन, अगर पीएनपी है तो तब भी कितने जंक्शंस होंगे, वो दो जंक्शंस होंगे।
तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें इनपुट कहां पर है और आउटपुट कहां पर है, कि किसके क्रॉस इनपुट होता है और किसके क्रॉस आपके पास आउटपुट होता है। इनपुट होता है अक्रॉस बेस एंड अमीटर, और एक्टिव मोड में ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और आउटपुट हमारे पास होता है अक्रॉस कलेक्टर एंड अमीटर, और इसकी बाइसिंग क्या होती है, वो रिवर्स होती है। अब जब ग्राफ इनके ड्रॉ करेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक, तो उसमें ये बात याद रखिएगा कि जो ग्राफ है ये बेसिकली वैसा ही है जैसा डायोड के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ था, क्योंकि यहां पर भी आप बेसिकली बाइसिंग देकर जंक्शन के अक्रॉस करंट का और पोटेंशियल का जो बिहेवियर है वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जब हम बात करेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक की, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक में ये बेस करंट होगा और पोटेंशियल होगा बेस और मीटर के क्रॉस, क्योंकि इनपुट बेस मीटर के क्रॉस है, और आउटपुट के अंदर करंट कलेक्टर का, और जो पोटेंशियल होगा वो कलेक्टर और मीटर के अक्रॉस होगा। अब ग्राफ की शेप कैसी है, हमारे पास जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक, अब जारी बात है इनपुट फॉरवर्ड है, तो उस केस में ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, पोटेंशियल बैरियर से। पोटेंशियल बैरियर से पहले हमारे पास करंट जीरो, और उसके बाद क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो ये आपके पास इनपुट करेक्टरिस्टिक है। फिर इसके अंदर हम करते क्या, जो आउटपुट का पोटेंशियल है उसको फिक्स करके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं इस ग्राफ को। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो आती हैं। जैसे मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ डिफरेंट स्लोप्स को डिस्कस किया था, वैल्यूज को। जैसे अगर आपके पास ये कलेक्टर मीटर का वोल्टेज आपने फिक्स किया 6 वोल्ट, तो उसकी जो स्लोप है वो डिफरेंट है, और जो पहले वाला ग्राफ है उसके अंदर कलेक्टर मीटर का वोल्टेज 2 वोल्ट किया तो उसकी स्लोप डिफरेंट है। तो स्लोप कहां ज्यादा है कहां कम, आप देख सकते हैं कि 2 वोल्ट के अंदर आपकी स्लोप ज्यादा है। मतलब हमारे पास जब पोटेंशियल को आउटपुट में पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ओवरऑल कंडक्टेंस है इनपुट के अंदर वो ज्यादा है। और हम यही काम करते हैं इसके रिवर्स, के बेस करंट को कम करके आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जो चीज आपको यहां पर नजर आ रही है एग्जैक्टली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर जब हम बात करते हैं आउटपुट के अंदर, तो आउटपुट हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में आता है। तो उसके अंदर हम करते क्या है, बेस करंट को फिक्स कर देते हैं जो इनपुट का करंट है, और बेस करंट की वैल्यू को फिक्स करके फिर हम कलेक्टर करंट की वैल्यू को देखते हैं कि कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो इसमें भी मैंने डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए थे, और ये पंजाब की बुक में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो बाकी प्रोविंसेस की बुक है उसमें ये ग्राफ हैं। तो ये ग्राफ की आपके पास शेप होती हैं, और इसको ग्राफ को देखो तो ये जो शुरू के अंदर आपको करंट नजर आ रहा है ये लीकेज करंट है, जो डिफरेंट केसेस में आपके पास डिफरेंट होगा। तो ये ग्राफ की वैल्यूज मैंने ड्रॉ की थी, और यहां पर कट ऑफ वोल्टेज को शो किया था, कट ऑफ रीजन को, किसके नीचे कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन का मतलब जहां करंट किसी भी तरह का प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में जो वैल्यूज हैं वो फिक्स आप करते हो बेस करंट की, और बेस करंट हमारे पास डिफरेंट जो मैंने मेंशन किया था कि 60 माइक्रो एम्पेयर के लिए आपके पास वैल्यू ये है, 50 के लिए अगर वैल्यू ये, इसी तरह 40 के लिए वैल्यू ये, और सो ऑन। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि बेस करंट की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू भी उसके मुताबिक चेंज हो रही होती। फिर इन रीजन्स को नाम दिया था हमने लेक्चर में। वो रीजन्स हमारे पास कौन से, ये जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन है, इसका मतलब यहां पर किसी भी तरह की कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये आपके पास रीजन कट ऑफ रीजन, और इसी तरह से ये जो रीजन है जहां पर आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर फर्दर करंट इंक्रीज नहीं करता। और ये मैक्सिमम कौन सा करंट है, कि मैक्सिमम आपका लीकेज करंट है। तो ये जो आपके पास रीजन होता है, इस रीजन को क्या नाम दिया था, सैचुरेशन रीजन का। तो ये लेक्चर में हमने चीज डिस्कस की थी, तो उसको मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। याद रखिएगा कि इनपुट बेस और मीटर के क्रॉस होता है, और आउटपुट आपके पास कलेक्टर और मीटर, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली कॉमन मीटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन मीटर के लिए आपके पास आउटपुट कलेक्टर मीटर का होगा, उसके हवाले से ये ग्राफ हमारे ड्रॉ होते हैं। और रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है। तो जो बीटा है उस फैक्टर वाइज आप देखो तो कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स बेस करंट के इक्वल है। तो जब आपकी बेस करंट की वैल्यू बढ़ रही है
तो आप देख रहे हो कि आपकी कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और जब बेस करंट की वैल्यू कम तो कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो भी कम है। तो ये इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर के लिए। इन ग्राफ्स की शेप आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करो हमारे पास वो इंक्रीज कर जाए। अब इसमें दो तरह के एम्पलीफायर है। पंजाब के अंदर ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे, कि जो इनपुट दोगे वो 180 डिग्री इन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी प्रोविंसेस के अंदर ऐसा सच ये मेंशन नहीं है कि वो इन्वर्टिंग है। सिंपल मेंशन किया हुआ है कि जो भी आप इनपुट दोगे आपके पास आउटपुट की वैल्यू उससे इंक्रीज कर जाएगी। अब जो हम ट्रांजिस्टर यहां पर डिस्कस करते हैं और मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर वो कौन सा है, दैट इज एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। और किस मोड में ये हमारे पास होता है, एक्टिव मोड में। तो एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। और आपको मैं एक चीज रिवाइज करवाता जाऊं, ये जो पहला पार्ट है ये आपको बताता है ट्रांजिस्टर की टाइप के बारे में। जो ये कॉमन एमीटर हमारे पास है ये ट्रांजिस्टर का बताता है मोड, उसकी बाइसिंग के बारे में। और ये जो तीसरी चीज हमारे पास है कि कॉमन एमीटर हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और तीसरी चीज हमारे पास जो है उसका मोड, वो बाइसिंग बताता है कि हमारे पास कौन इनपुट फॉरवर्ड है या रिवर्स। तो ये हमारे पास उसकी बाइसिंग है। तो जब भी ट्रांजिस्टर को लिखा जाता है तो तीन चीजें हमें उस ट्रांजिस्टर के नाम से पता चल रही होती हैं। अब ड्रॉ करते हैं इस ट्रांजिस्टर को कि ट्रांजिस्टर का सर्किट क्या होगा। हमने एनपीएन लिया तो सबसे पहले आपको एनपीएन को मेंशन करना है। तो एनपीएन में एरो कहां होगा, आउटवर्ड। एनपीएन में एरो आपके पास कहां होगा, आउटवर्ड। और जहां पर आपने एरो लगा दिया इसका मतलब वो क्या है, वो आपके पास अमीटर है। तो अमीटर कॉमन है बेस में और कलेक्टर में। तो ये आपके पास अमीटर, ये कॉमन मैंने कर दिया बेस के साथ, और इसी तरह इस अमीटर को मैंने कॉमन कर दिया किसके साथ, कलेक्टर के साथ। तो ये आपका बन गया एनपीएन कॉमन एमीटर। अब आ जाए इसके मॉड की तरफ, एक्टिव। अब हमें पता है कि ये एनपीएन है, एन। तो यहां बाइसिंग होनी चाहिए फॉरवर्ड और यहां बाइसिंग होनी चाहिए आपकी रिवर्स। अब बाइसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स आपको पता है कि किस तरह से होती है। और यहां पर एक और चीज होगी जो रेजिस्टेंस होती है उसको भी शो किया जाता है, जिसके क्रॉस आपने आउटपुट को देखना है। तो एक रेजिस्टेंस जिसको आप आर बी का नाम दोगे, और एन आपका अटैच होगा नेगेटिव से, पी अटैच होगा पॉजिटिव से, ये बाइसिंग फॉरवर्ड होगी। इस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं आर बी का, इस पोटेंशियल को नाम देते हैं वी बी बी का। और इस बेस और अमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो वी बी ई होता है, बेस अमीटर पोटेंशियल। आउटपुट के अंदर बाइसिंग रिवर्स है, तो उसके अंदर जो रिवर्स हमारे पास होगी वो विद रिस्पेक्ट टू हम कलेक्टर देखेंगे। कलेक्टर, ये कलेक्टर है तो ये अटैच होगा पॉजिटिव से, और आउटपुट की पोटेंशियल ज्यादा ताकि करंट ज्यादा कलेक्ट हो, और साथ यहां अटैच होगी रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को नाम देंगे आर सी सी का, और इस पोटेंशियल को नाम देंगे वी सी सी का। इसमें यह ख्याल रहे कि ये आपके पास जो पोटेंशियल है इसको नाम देते हैं बेस अमीटर पोटेंशियल, जो आपका इनपुट पोटेंशियल है। और यहां पर जो पोटेंशियल मिल रहा होगा ये आपका कलेक्टर अमीटर पोटेंशियल होगा जो आउटपुट के क्रॉस है। तो ये आपके पास इनपुट और ये आपके पास आउटपुट। अब ट्रांजिस्टर के अंदर जो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास है वो वोल्टेज गेन का। वोल्टेज गेन चाहे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज हो या ट्रांजिस्टर में, इसका मतलब होता है रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। तो फार्मूला जो पंजाब की बुक में लिखा हुआ है इसका, वो क्या लिखा हुआ है, माइनस बीटा टाइम्स कलेक्टर रेजिस्टेंस ओवर बेस रेजिस्टेंस। बीटा कांस्टेंट है, वो करंट गेन है। तो आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, ये ट्रांजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि हम इनपुट की रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, कलेक्टर की रेजिस्टेंस को ज्यादा रखेंगे ताकि वोल्टेज गेन की वैल्यू ज्यादा हो। और पंजाब की बुक के अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके पास शो करता है किसको, 180 डिग्री फेज शिफ्ट को, जो बाकी प्रोविंसेस में मेंशन नहीं है। तो ये आपके पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट।